गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के बारे में हमने डिस्कस किया था। पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उसमें हमने सबसे पहले मुख गुहा की बात की थी। मुख गुहा के अंदर आपको बताया था कि मुख के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं। दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियां होती है। दांतों के बारे में डिस्कस किया था कि कितने प्रकार के दांत होते हैं। फिर हमने जीभ की किस प्रकार की बनी होती है, उसके कार्य क्या क्या है। फिर हमने लार ग्रंथियों की बात की कि कौन सी लार उसमें से कहाँ से निकलती है। आज की क्लास में हम करेंगे लार के बारे में कि लार क्या है। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग कि पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग हैं वो भाग लेते हैं। सब हम बात करेंगे। लार की बात करेंगे आज हम कि लार क्या है। लार क्या कार्य करती है। लार भोजन को गीला, चिपचिपा और लसलसा बनाने में मदद करती है। भोजन को गीला, लसलसा और चिपचिपा बनाने में मदद करती है, जिससे उसके पाचन में हेल्प मिलती है। अब लार का जो पीएच होता है, लार का जो पीएच मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। वो 6.0 से 7.0 तक इसका पीएच मान होता है। अब इसमें हम, ये तो थी लार के पीएच की बात। अब हम बात करते हैं लार के कार्यों की बात करते हैं। लार के क्या क्या कार्य हैं। लार का जो सबसे पहला कार्य है वो है भोजन को गीला, लसलसा और चिपचिपा बनाता है। दूसरा जो कार्य है लार का वो क्या है। ये मुख गुहा को भी गीला रखता है। अगर हमारा मुंह गीला नहीं होता है, लार नहीं होती, तो आप देखते हो कि बोलने में भी हेल्प नहीं मिलती है। वो सूखा सूखा हो जाता है, हमसे बोला भी नहीं जाता है। तो मुख गुहा को गीला रखता है। फिर है इसमें भोजन को गीला, लसलसा और चिपचिपा रखता है। और क्या करता है, यह बोलने में भी मदद करता है। बोलने में भी मदद करता है। बोलने में मदद करती है। लार जो होती है यह एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। यह एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करती है। लार में है कई प्रकार के एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कई बार जैसे हमें दांत वगैरह हो जाते हैं, तो पुराने बुजुर्ग वगैरह जो वो क्या कहते थे कि अपनी सुबह की जो उठते ही कुल्ला ना करें। कुल्ला करने की बजाय पानी जब पीते हम उठते ही हमें एक गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। जो लार को है वो कुल्ले के साथ बाहर नहीं गिरानी चाहिए, उसे हमें पानी के साथ पी जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और वो हमारे जर्म्स वगैरह होते हैं उनको मारने में हेल्प करते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, जब हमारे दांत खुजली वगैरह कुछ हो जाती है तो बुजुर्ग लोग क्या कहते थे कि सुबह की जो लार होती है बिना मुंह धोए, उसको क्या है हम उस पर लगा लेना चाहिए।
किस कारण से? इसी कारण से क्या है, एंटीसेप्टिक गुण के कारण उसे दाग, खुजली इत्यादि पर लगाया जाता है और ये ठीक भी हो जाते हैं। तो उसमें लार में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और उसकी तरह वह कार्य करती है। अगर कोई जीवाणु मुंह में आ जाता है, अगर कोई जीवाणु मुंह में आ जाता है, तो यह लार यानी तो यह उसको मारने का काम करती है। मारने का कार्य करती है और यह जल के संतुलन को बनाए रखती है। अगला जो इसका कार्य होता है लार का, यह वाटर बैलेंस को बना के रखती है। यह जल के संतुलन को, यानी पानी को कम ज्यादा नहीं होने देती, उसको उसके बैलेंस को बनाकर रखती है, जल के संतुलन को बनाए रखती है। तो ये है हमारे लार के कार्य की लार क्या है और उसके कार्य क्या क्या है। तो इसमें हमने मुख गुहा के अंदर इनकी बात की। अब हम बात करते हैं ग्रसनी की बात। वो तो थी हमारे मुख गुहा की बात। अब अगला जो हमारा पाचन क्रिया में भाग लेने वाला जो अंग है वो है ग्रसनी। दूसरा जो अंग है वो है ग्रसनी। ग्रसनी यह मुख और ग्रास नली के बीच वाला भाग होता है। मुख और ग्रास नली के बीच में जो भाग होता है उसे ग्रसनी कहा जाता है। इसके अंदर ग्रसनी ये मुंह और ग्रास नली के बीच का भाग होता है। बीच का भाग होता है, इसके अंदर म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अंदर म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अंदर म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह ग्रसनी को चिकनी बनाकर रखती है। यह ग्रसनी को जो ग्रसनी होती है, यह ग्रसनी को चिकनी बनाए रखती है। यह जो हमारी ग्रसनी होती है उसको चिकना बनाकर रखती है। चिकना बनाए रखती है। तो ये हमारी ग्रसनी है। ग्रसनी के अंदर हम बात करेंगे ग्रास नली की। ग्रास नली की बात करेंगे। ग्रास नली, यह ग्रास नली क्या है, काफी तंग और संकरी होती है। ग्रास नली काफी पतली सी और यानी तंग और संकरी होती है। संकरी होती है।
ग्रासनली तंग और संकरी होती है और इसमें ये काफ़ी तंग और संकरी होती है। इसकी लंबाई आपको बताया था कितनी होती है, 10 इंच होती है और चौड़ाई 1 इंच होती है। इसकी लंबाई 10 इंच होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1 इंच होती है। इंच इसकी चौड़ाई होती है। ग्रास नली ग्रसनी से शुरू होती है। जो ग्रास नली है वो ग्रसनी, यहाँ से ग्रसनी से शुरू होती है और अमाशय पर आकर खत्म हो जाती है। और ये कहाँ से शुरू होती है, ग्रसनी से शुरू होती है, शुरू होकर अमाशय तक होती है। अमाशय तक होती है। यह भोजन के कर्मानुकुंचन क्रिया में भाग लेती है। यह ग्रास नली क्या कार्य करती है, यह भोजन के कर्मानुकुंचन में भाग लेती है। भोजन को जो अवशोषण होता है, पाचन होता है, उस पाचन में क्या करती है, भाग लेती है और यह क्रिया के द्वारा अमाशय तक पहुंचाती है। जो भोजन के कर्मानुकुंचन में भाग लेती है, भोजन को कहाँ पर पहुंचाती है, यह भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय में भोजन का पाचन होता है और भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, यानी ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ वो नीचे की तरफ निकलता रहता है, चलता रहता है और वो कहाँ पर आकर रुकता है, अमाशय तक आकर रुकता है। और अमाशय में क्या होता है, अमाशय में भोजन का पाचन होता है। पाचन होता है, अमाशय में भोजन का पाचन होता है। ग्रास नली का ऊपरी और नीचे वाला सीरा, जो ग्रास नली का ऊपर का और नीचे का जो सीरा है वो मांसपेशियों के द्वारा बंद होता है। इसके जो ग्रास नली होती है उसके ऊपर और नीचे का जो सीरा है वो क्या है, मांसपेशियों से क्या रहता है, बंद रहता है। इसके ऊपर और नीचे का सीरा मांसपेशियों से बंद होता है। ग्रास नली कैसी होती है, तंग और संकरी होती है। लंबाई इसकी 10 इंच होती है और चौड़ाई इसकी लगभग 1 इंच होती है। ग्रास नली कहाँ से शुरू होती है, ग्रसनी से शुरू होती है और अमाशय में आकर अमाशय के अंत तक ये होती है।
अब इसमें भोजन के कर्माकुंचन में यह ग्रास नली हेल्प करती है और भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है, जहां पर भोजन का पाचन शुरू होता है। उसके बाद जो ग्रास नली है उसका जो ऊपर का और जो नीचे का सिरा होता है वो मांसपेशियों के द्वारा बंद होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि भोजन करते समय श्वास नली के अंदर हवा का प्रवेश ना जाए। इसका जो इम्पोर्टेंट जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जो भोजन करते समय जो भोजन है वो श्वास नली के अंदर हवा को जाने से, भोजन करते समय श्वास नली के अंदर हवा का प्रवेश ना हो, उसका यह विशेष रूप से ख्याल रखती है। और भोजन श्वास नली में प्रवेश ना कर सके, यानी श्वास नली के अंदर भोजन ना जाए और भोजन के अंदर हवा का प्रवेश ना हो सके, इस प्रकार से ये उसका ध्यान रखती है। और अमाशय से भोजन वापस ग्रास नली में ना आ सके, इसका भी ध्यान रखती है। जब हमारा भोजन अमाशय में चला जाता है तो ये ध्यान रखती है कि भोजन वापस अमाशय तक ग्रास नली में वापस ना आए। इन चीज़ों का यह ध्यान रखती है। अब हम ग्रास नली की जो आंतरिक संरचना है उसकी बात करते हैं। ये तो हमने ग्रास नली की बात की कि क्या इसके कार्य हैं, किस प्रकार से यह है, तो इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं। ग्रास नली की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। ग्रास नली के अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं। इसके अंदर